मतलब कि ये एक तरह से टर्म्स होती हैं जिनको हमें डिफाइन करना होता है। ठीक है, अगर हम इनको डिफाइन करने के लिए अगर ये सोचे कि हाँ भाई इनका जो वर्ड है उसके मीनिंग निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो वो नहीं निकलेगा, क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं ना, ठीक है, वो लैटिन भाषा के होते हैं मोस्टली, और लैटिन भाषा हमने पढ़ी नहीं है। इंग्लिश के वर्ड का ट्रांसलेशन फिर भी आप कर लेंगे, लेकिन जो लैटिन भाषा है उसका कैसे करेंगे। तो 6 जो सेमेस्टर का सेकंड सब्जेक्ट है उसमें टर्म्स पूछी जाती हैं। वो क्यों पूछी जाएंगी? क्योंकि हम लैंग्वेज पढ़ रहे हैं ना, तो हमें जितनी भी लैंग्वेजेस का यूज हुआ है लॉ के लिए, ठीक है, लीगल लैंग्वेज के लिए, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए कि हम उस चीज़ को सीखें, इसके लिए हमें ये क्वेश्चंस पेपर में दिए जाते हैं। तो चलिए शॉर्ट टर्म्स वाले जो क्वेश्चंस हैं वो एक ही वीडियो में आज हम पर ख़त्म कर देंगे। स्टार्ट करते हैं। जल्दी से पेन और नोटबुक निकाल लीजिए और नोट करते रहना। सबसे पहली जो टर्म है नंबर 1, वो है ऑडी अल्टरम पार्टम का सिद्धांत। मतलब कि क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा कि डिफाइन दीज टर्म्स, के इनको परिभाषित कीजिए। ऑडी अल्टरम पार्टम, अब क्या है ये? सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि ऑडी अल्टरम पार्टम के सिद्धांत को पढ़ा जाना चाहिए। ऑडी अल्टरम पार्टम के बारे में क्या पढ़ा जाना चाहिए? नंबर 1, ऑडी अल्टरम पार्टम का शाब्दिक अर्थ है दूसरे पक्ष को सुनना। ठीक है, अब इसका वर्ड मीनिंग तो नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ये जो कह रहा है, क्योंकि लैटिन भाषा है ना, अब यहाँ पर ये जो कह रहा है बस इसको ध्यान रखना। ऑडी मतलब AUDI, ऑडी गाड़ी वाली नहीं, ऑडियो। अगर यहाँ पर ऑडियो हम कर देते हैं तो इसका मतलब होता है आवाज़, सुनना। ठीक है, तो बस इतने से ध्यान रखना कि जब सर ने पढ़ाया था तो उसमें बताया था ऑडी। अल्टरम पार्टम को भूल जाओ, ठीक है, अट्टम पट्टम भूल जाओ, ऑडी को ध्यान रखना। ऑडी का मतलब सुनना, तो दूसरे पक्ष को सुनना। कैसे? यह दर्शाता है कि प्रत्येक पक्ष को सुनवाई का अवसर मिलेगा और किसी भी मामले में कोई भी अनसुना नहीं किया जाएगा। देखिए, जब आप पुलिस के पास जाते हैं, सपोज करो तुम्हारे साथ में कोई घटना हो गई, ठीक है, आप पुलिस के पास में गए, तो किसी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए आप गए। अब जब आप रिपोर्ट आप करवाएंगे, FIR लिखवाएंगे, तो आप कहेंगे कि ये हुआ। पुलिस वाले कहेंगे अच्छा ऐसा हुआ है, चलो ठीक है। अब तुरंत ही आ जाता है सामने वाला पक्ष, सामने वाला कहेगा भैया हमारी भी रिपोर्ट लिख लो। पुलिस वाले कहें हैं क्या हुआ, तो वो ये नहीं कह सकते कि तुम मत बताओ, क्योंकि जब एक पक्ष के अगर पुलिस वाले हों, जज हों, कोई भी हो, अगर एक पक्ष की बात सही है या गलत है, वो कब पता चलती है दोस्तों? हमेशा तब पता चलती है, हम दूसरे पक्ष को सुन लेते हैं। और हम लोगों का ये सिद्धांत बनाए थे, बेसिक सिद्धांत है। एक बात यहाँ पर ध्यान आ गई कि 99% लोग जो होते हैं, ठीक है, जब हम किसी से जुड़े होते हैं, हमारा कोई फ्रेंड हो, दोस्त हो, गुरु हो, टीचर हो, शिष्य हो, कोई भी हो, हमारे जो करीबी है, हम उसकी बात सुनते हैं। देखिए, यहाँ पर एज ए एडवोकेट यहाँ पर सोचना और न्यू ह्यूमन बीइंग भी सोचना। एक पक्ष है वो हमसे बता रहा है दूसरे पक्ष के बारे में, अरे यार ये तो बहुत बेकार है, ये है, इसने हमारे साथ ये कर दिया, इसने ये कर दिया, ये है, ये धोखा दिया, इसने पैसे मार लिए, इसने मेरी बाइक छीन लिया, फिर जो भी है। अब एक ही पक्ष को लेकर के हम ये निश्चित नहीं करेंगे। ध्यान रखना, कभी मत करना दोस्तों, जीवन में ना अपने पैशन में कभी मत। एक ही व्यक्ति की बात सुन करके तुम कभी भी ये जज मत करना कि सच में ये खराब होगा या गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका अंदाजा जो है वो 100% गलत होगा। 2-4% नहीं, पूरा 100%। क्यों? क्योंकि ये जो ऑडी अल्टरम पार्टम है वो यही बताता है कि जज हो, वकील हो, पुलिस वाले हो, कोई भी हो, कभी भी एक पक्ष को सुन करके जजमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो गलत होता है। आपने इसकी बात सुन ली, उसने बता दिया, इसकी बुराई कर दी, अब इसके पास जाओ, अब ये बताएगा हाँ भाई वो तो हमारे बारे में ऐसे कह रहा था, क्या ये सच है या नहीं है, तो अब ये सारी चीज़ों को बताएगा। अब इसने भी बताया अरे नहीं वो तो ऐसा है, वो ऐसा है, दोनों में विवाद हो गया। अब दोनों की बातों को, एक को यहाँ पर रखना और एक बात को यहाँ पर रखना। अब दोनों में खुद अपने मस्तिष्क से सोचना कि कहाँ ये सही है, कहाँ ये गलत है। ऐसा होता है। कभी भी जीवन में अगर ये ट्रिक लोगों आपने सीख ली ना, बाय गॉड के ये समझ लो कि जीवन एकदम बहुत अच्छा बन जाएगा आपका, ठीक है, बेस्ट बन जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये नेचुरल जो लॉ है ना उसका हिस्सा है। नेचुरल लॉ का हिस्सा है कि अगर एक पक्ष को सुनना है तो दूसरे पक्ष को भी सुनना है, ठीक है। नेचुरल जब लॉ आप पढ़ेंगे, ठीक है, प्राकृतिक कानून, उसकी 2-3 टर्म्स होती हैं कि एक पक्ष को सुनकर दूसरे पक्ष को भी सुनना है। कभी एक ही पक्ष को सुनकर के हमें अपना जजमेंट नहीं देना है और हमें खुद के मसले में, खुद के मामले में खुद को, अपने आप को जज नहीं बनाना है। 2-3 टर्म्स हैं, उनको समझना चाहिए। आगे है कि
इस सिद्धांत के तहत प्रत्येक पक्ष को अपने अपने मामले का समर्थन करने के लिए दलील देने और सबूत पेश करने का अवसर मिलेगा। मतलब कि जो जो दो पक्ष हो गए, दोनों से बोला हाँ भाई तू बता सबूत क्या है इसके खिलाफ, तू बता इसके खिलाफ क्या सबूत है। ये दोनों पक्षों को निष्पक्ष सुनवाई और निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करता है। मतलब दोनों पक्षों को सुनेगा तब जाकर के न्याय देगा, इसीलिए इसका सिद्धांत है ऑडी अल्ट्रम पार्टम। कोई भी ऐसा नहीं जाकर सब में तुम मर गया, मेरा ये कर दिया, मेरा ये कर दिया, वो बहुत ये है जज साहब आंसू मोरे यार किसको तो कितना मारा होगा, तो अरे उसको बुलाओ, कहाँ है दूसरा वाला पक्ष जिसने इसको मारा है, उसको 2 साल के लिए सजा कर दो। ऐसा नहीं होता। आपने सुना है ना कि अदालतों में, कोर्ट्स में हमेशा वहाँ पर ना भावनाएं चलती हैं, ना रोना पीटना चलता है, ना कुछ चलता है। वहाँ चलता है तक क्या चलता है, वहाँ पर चलते हैं सबूत। समझ में आ गया? तो दोनों पक्ष को सुनेंगे तब जाकर के पता चलेगा। आगे दोनों पक्षों को सुने बिना कोई भी निर्णय नहीं सुनाया जा सकता। इस सिद्धांत का उद्देश्य दोनों पक्षों को अपना अपना बचाव करने का अवसर है। ठीक है दोस्तों, यह सिद्धांत प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत की मूल अवधारणा है। ध्यान रखना, नेचुरल लॉ का ये बेस है। इस सिद्धांत के प्रमुख घटक निम्नलिखित है। अब इसके पार्ट जो हैं वो निम्नलिखित है। नंबर 1 है सूचना। देखिए, कोई भी कार्रवाई करने से पहले प्रभावित पक्ष को प्रस्तावित कार्रवाई के खिलाफ कारण बताने और उसका स्पष्टीकरण मांगने के लिए नोटिस दिया जाता है। अब ध्यान रखना, एक एक चीज ध्यान से बताता रहूंगा। नंबर 1 पक्ष ये हो गया, नंबर 1 पक्ष हो गया 2। ऑडी अल्ट्रम का सिद्धांत बता रहा है कि दोनों पक्षों की बातों को आप सुनोगे। कैसे सुनोगे? ये एक पहुंच गया न्यायालय में, ठीक है, ये जो एक है वो पहुंच गया न्यायालय में, कोर्ट में, एक पक्ष 2 पक्ष, कोर्ट में पहुंच गया एक पक्ष। तो अब क्या करेगा? इसकी बात तो कोर्ट ने सुन ली, अब ये इसके पास में मैसेज भेजेगा, समन भेजेगा, जो भी, भैया उसने अपनी बात सुना दी, तुम्हारे खिलाफ ये मामला है, तुम भी सुनो। समझ में आ गया? दूसरा है नोटिस में सुनवाई का समय, स्थान, तारीख, क्षेत्राधिकार जिसके तहत मामला दायर किया गया है, आरोप व्यक्ति के खिलाफ प्रस्तावित कार्रवाई शामिल होगी। मतलब जो नोटिस दिया जाएगा उसमें उसके मामले से रिलेटेड किसने तुम्हारे ऊपर केस किया है, किसने क्या कहा है, सारी चीजें यहाँ पर होगी। बिना सूचना दिए पारित कोई भी आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है और शून्य है। मतलब कि अगर ऐसा कोई भी, ऐसा नहीं है कि एक ही पक्ष अदालत में पहुंच गया, सामने वाले को पता ही नहीं है, उसके खिलाफ जज साहब ने लिख दिया कि चलो भाई पकड़ लो इसको जल्दी से और जेल में भेज दो उसको, तो ऐसा नहीं होगा। क्यों, कैसे, मुझे तो पता ही नहीं है, मेरे खिलाफ वो भी चल रहा था मुकदमा। तो मतलब कि बिना उसको सूचना दिए हुए उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी जब तक उसको पूर्ण रूप से ये पता चल जाए कि हाँ भी वो उसके संज्ञान में है या नहीं है कि उसके ऊपर केस चल रहा है। आगे श्रवण। श्रवण का मतलब सुनना ही होता है, ध्यान रखना। इससे प्रतिकूल रूप से प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किए बिना प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश अमान्य होगा और उससे रद्द किया जाएगा। मतलब कि अगर एक ही पक्ष की सुनकर के कोई भी अगर मामला, मतलब कि जजमेंट दे दिया गया है और सामने वाला कहता है सर मुझे तो पता ही नहीं है, तो उसको ओरिजिनली अगर ऐसा होगा तो उस निर्णय को खत्म कर दिया जाएगा, दोबारा से कार्रवाई की जाएगी। आगे प्रमाण, सबूत। ठीक है, देखिए यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे दोनों पक्षों की उपस्थिति में अदालत के सामने उचित रूप से लाया जाना चाहिए और न्यायिक या अर्ध न्यायिक प्राधिकारी को मामले की तरह पेश किए गए सबूतों पर कार्रवाई करनी होगी। कहने का मतलब है कि जब दो पक्ष अदालत में लड़ाई कर रहे होते हैं, वादी और प्रतिवादी, अगर वादी पक्ष कोई सबूत ला करके देता है तो उसको प्रतिवादी को दिखाएगा, देखो ये सबूत तुम्हारे खिलाफ आया है, ये सही है या नहीं है, इसको भी बता देना। ठीक है, चलिए अगली कंडीशन है जिरह। ठीक है, अब जिरह को देखो, प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का विरोध करने का या आपत्ति करने का अधिकार। मतलब कि जिरह का मतलब ये होता है, अगर तुम वहां पर जाकर कुछ बता रहे हो, सर उस दिन रात को 6 बजे, शाम को 6 बजे आया था, उसने मुझे चांटा मारा था, तो दूसरा वकील है वो कहा अच्छा, दूसरा पक्ष है वो कहा 6 बजे, सर मैं तो 6 बजे वहां पर था ही नहीं, झूठ बोल रहा है, ठीक है मैं इसका प्रमाण दूंगा। जैसे भी ये सारी चीजें होती है, मतलब दोनों के, अगर कोई एक चीज बोल रहा है, अगर वो गलत है तो सामने वाले को, उस पक्ष होगा उसके पास ये पावर होगी कि उसके कही हुई बातों को वो गलत बतला सकता है, अगर वो है तो साबित करेगा। आगे कानूनी प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ। देखिए हर व्यक्ति अपना पक्ष मुखरता से नहीं रख पाता। कहने का मतलब है हर व्यक्ति, कोई भी है, वो बोल करके अपने पक्ष को नहीं रख सकता। इस प्रकार उसे अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए एक विशेष कानूनी वकील की सहायता की आवश्यकता होती है। कहते हैं ना कि तुम खुद थोड़ी ना कर सकते हो, भैया वकील तो तुम्हें चाहिए ही। तो भारतीय संविधान में यह भी प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति को कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए अधिकार है। मतलब कि कोई भी है, भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग तुम्हें जो है क्या है भैया, ये अधिकार है कि तुम कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हो, लीगल हेल्प। आगे
ऑडी अल्टरम पार्टम के सिद्धांत के अपवाद। अब ये तो आपको पता चल गया, मोटा मोटा इतना समझ लिए दोस्तों, जिस दिन से आपका केस स्टार्ट होता है और केस स्टार्ट होने के बाद से जिस दिन वो फैसला होता है तब तक, और हो सकता है उसके आगे भी, अगर आप वादी हो या प्रतिवादी हो, आपको कहने का बोलने का अवसर मिलेगा। अगर आपको बोलने का अवसर नहीं मिलता है तो ये तुम्हारे मौलिक अधिकारों का हनन है। ठीक है, इसी सिद्धांत को बचाए रखने के लिए ऑडी अल्टरम पार्टम का सिद्धांत बनाया है। अब इसके अपवाद मतलब कि नुकसान क्या है, देखिए अपवाद शब्द का मतलब यह नहीं है कि प्राकृतिक न्याय और निष्पक्ष खेल के सिद्धांत नहीं रहेंगे। समझ में, मतलब कि अपवाद ये नहीं है कि प्राकृतिक न्याय और निष्पक्ष जो खेल है वो गलत है। यह अपवाद केवल उन स्थितियों को दर्शाते हैं जिनमें कुछ भी अनुचित नहीं होगा, भले ही इस कहावत की कुछ शर्तों में ढील दी गई हो। जैसे कि अपवादों के लिए कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? नंबर 1, आपातकाल। देखिए कोर्ट में एक पक्ष पहुंच गया, दूसरा पक्ष पहुंचने वाला था, तभी आपातकाल लग गया, मतलब कि देश बंद हो गया। अब इसके पास में तो ऑप्शन ही नहीं है बोलने का, तो यहाँ पर अब कैसे बोलेगा? गोपनीयता, मतलब कि कोई अगर ये चाहे कि भाई हम तो अपनी बातों को वो रखना, जैसे किसी एक व्यक्ति ने किसी एक बड़े अधिकारी के खिलाफ में, ठीक है, केस कर दिया, ठीक है, या फिर कोई एप्लीकेशन दे दी और उसने कह दी मैं प्राइवेसी रहूँगा, प्राइवेसी रहेगी चाहिए, मेरे बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने कहा है कि वो ये गलत है या किसी के खिलाफ वो दिया, वरना जो उसके खिलाफ मैंने दिया वो मुझे मार देगा। तो एक ये भी कंडीशन आ जाती है, यहाँ पर भी वो अपने पक्ष को ठीक से नहीं कह पाता। अव्यवहारता, हो सकता है किसी पर बोलना ही ना आता हो, ठीक है, कोई मतलब कि बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, कोई बहरा हो, गूंगा हो, समझे कुछ करे कुछ, जिसको समझ में ही ना आता हो। आगे वैधानिक बहिष्करण। वैधानिक बहिष्करण का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति जो जेल में हो उस पर, या फिर कोई वांटेड हो, ठीक है, तड़ी पार हो, अब उसके खिलाफ केस है तो वो आकर कैसे बोलेगा? जज साहब लिखता है नालायक पहले से तड़ी पार है, उसने ये जुर्म किया होगा, अब 7 साल की सजा और बढ़ा दो, जब भी पकड़ा जाए मारा जाएगा। आगे विधायी कार्य। कभी कभी ऐसा होता है कि वैधानिक कार्य होते हैं, उस समय पर हम अपने जो पक्ष है उसको उस समय पर नहीं रख पाते, तो ये अपवाद भी है। ठीक है, चलिए, तो पहला जो कंडीशन है वो तो हो गई पूरी। अब चलते हैं दूसरी कंडीशन पे। दूसरी कंडीशन है दोस्तों नीमो जुडेक्स इन कासा सुआ। अब कह रहे होगे सर ये तुमसे नहीं बोला जा रहा। हाँ यार, ये भाषा ही बड़ी अजीब है, ठीक है, बार बार मैं इसको ध्यान रखता हूँ, उसके बाद में फिर से प्रोनाउंसिएशन में गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि हमारी भाषा रही भैया, ब्रज भाषा रही, ठीक है, और जो हमारी ये भाषा है, ठीक है, वो एक अलग ही भाषा है, तो थोड़ा सा टाइम तो लगता है अब लैटिन भाषा को पढ़ने में, लेकिन फिर भी नीमो जुडेक्स इनका ससुआ ध्यान रखना। देखिए, इसका अर्थ है कानूनी कहावतें अच्छी तरह से स्थापित कानूनी विचार हैं। ध्यान रखना, जितनी भी कानूनी कहावतें हैं वो बहुत अच्छे से विचार करके बनाई गई हैं, मतलब कि बहुत अच्छी हैं, बनाई गई हैं और प्रमाणित हैं, जिन्हें आप आमतौर पर दुनिया भर की अदालतों में उनके समक्ष मामलों को सुलझाने के लिए निष्पक्ष और न्यायसंगत तरीके से कानून को लागू करने में मार्गदर्शन करने के लिए लैटिन रूप में व्यक्त किया जाता है। कहने का मतलब है कि पूरे दुनिया भर में जितने भी कोर्ट हैं, केस हैं, उनमें लीगल जो लैंग्वेज है जो ये है नीमो जुडेक्स इन कासा सुआ, ये हर तरह जगह के जितनी भी अदालतें होंगी उस सब में यह शब्द चलेगा। ठीक है, और इस शब्द को अगर हम कहीं लिखने में या बोलने में रखते हैं तो उसका अर्थ क्या होगा? ये इसलिए होगा क्योंकि बहुत बड़े अर्थ को, बहुत मतलब कि कहते हैं ना गागर में सागर भर देना, ठीक है, तो ये गागर है और इसमें सागर भरा हुआ है, किसका? बहुत सारे शब्दों का ज्ञान है। इसका अर्थ जो है वो बहुत व्यापक है, लेकिन इसको छोटा कर दिया गया है और लीगल लैंग्वेज में इसको बना दिया गया है कि लीगली तौर पर ये हर जगह पर लागू होगा, जहां पर दुनिया के किसी भी कोने में। इसलिए हम सबको ये जानना बहुत जरूरी है। नीमो जुडेक्स इन कासा सुआ व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले कानूनी सिद्धांत में से एक है। ध्यान रखने, कानूनी सिद्धांत है जिसका शाब्दिक अर्थ किसी को भी अपने मामले में न्यायाधीश नहीं होना चाहिए। देखिए, अभी इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें हम नेचुरल लॉ की बात कर रहे थे। नेचुरल लॉ में मैंने कुछ टर्म्स बताई थी उसकी, तो सेकंड जो टर्म्स थी वो मैंने यूँ बताई थी कि कोई भी मतलब कि कोई भी व्यक्ति है, चाहे वादी है या प्रतिवादी है,
वो अपने मामले में न्यायाधीश नहीं बनेगा। हाँ, इसको ये सजा दे दो, इसने मुझे चांटा मारा, इसे फांसी चढ़ा दो। अबे यार, तू न्यायाधीश थोड़ी ना है, वो तो हम है ना। हम बताएंगे चांटा मारने के लिए उसको जेल भेजा जाएगा या फांसी दी जाएगी, क्या दिया जाएगा। तो किसी को भी मतलब कि फैसला सुनाने का अधिकार नहीं होता। इसकी उत्पत्ति 17वीं शताब्दी में हुई थी और इस वाक्यांश को गढ़ने का श्रेय सर एडवर्ड कॉक को दिया जाता है। मतलब कि ये जो है नीमो जुडेक्स से इनकासा हुआ, इसका मतलब है कोई भी न्यायाधीश नहीं बनेगा। नीमो, अब ध्यान रखना, इससे कैसे याद रहेगा, नीमो से बनाओ नो और जुडेक्स से बनाओ जज। ठीक है, नो जज मतलब कि तुम अपने किसी भी पक्ष में हो या विपक्ष में हो, अपने किसी भी मामले में तुम नो जज हो, तुम जज नहीं बनोगे। ध्यान रखना, इसी बात से समझ लेना। आगे इसका विश्लेषण देखिए। कानूनी कहावत नीमो जुडेक्स इन कासा सुआ की व्याख्या में जाने से पहले इसके मूलभूत तत्व यानी प्राकृतिक न्याय को समझना महत्वपूर्ण है कि प्राकृतिक न्याय में ये कहाँ है। देखिए, ऊपर नेचुरल लॉ की बात कर रहे थे ना, वो यहाँ पर टर्म्स हमने डाल दी। देखिए, प्राकृतिक न्याय एक स्पष्ट और असंदिग्ध न्याय है। प्राकृतिक न्याय स्पष्ट मतलब बिल्कुल साफ, असंदिग्ध मतलब उसमें कोई भी खामी नहीं है, बिल्कुल पानी का पानी, दूध का दूध है, जो यह सुनिश्चित करता है कि सभी वादियों को उत्पीड़न और अन्याय से बचाने के लिए अदालती कार्रवाई के दौरान न्याय के मूल विचार तक पहुंच हो। स्पष्ट शब्दों में यह गारंटी देता है कि निर्णय निष्पक्ष, पारदर्शी होने चाहिए और निर्णायक सबूत के आधार पर होने चाहिए। देखिए, जो नेचुरल लॉ है वो क्या कहता है, हर कोई अपने पक्ष को रखेगा। इसका मतलब ये कोई किसी के कहने से, कोई किसी के बहकावे में आकर, कोई किसी की जबरदस्ती कुछ भी नहीं हो सकता जब तक पूरे सबूत ना होंगे। इसीलिए कहता है कि भैया सबूत लेकर के आओ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपनी उसी भाषा पे आते हैं, मतलब कि उसी वर्ड पर आते हैं, नीमो जुडेक्स इन कासा सुआ पर। लैटिन वाक्यांश नीमो जुडेक्स इन कासा सुआ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन करता है, क्योंकि कानूनी कहावत का अर्थ है कि किसी को भी अपने मामले में न्यायाधीश नहीं होना चाहिए। जैसा कि ऊपर कहा गया है, प्राकृतिक न्याय निष्पक्षता, समानता और समानता के बारे में, ध्यान रखना, निष्पक्ष होता है, समानता के बारे में। नेचुरल लॉ यही कहता है। जो तराजू होती है ना, ठीक है, जो लॉ की देवी है उनके हाथ में जो तराजू होती है, उसका मतलब होता है नेचुरल लॉ, कि जो गलत है वो मारा जाएगा, जो सही है वो बचाया जाएगा। इस प्रकार इसे पूर्वाग्रह निवारण नियम के रूप में भी जाना जाता है। पूर्वाग्रह निवारण नियम का मतलब यह है कि पहले जब जितने भी समस्या होती थी कि वो कहते थे भैया जिसकी लाठी उसी की भैंस, जिसके पास में ज़्यादा ताकत है वही सही रहेगा, बाकी वो किसी के ऊपर भी शोषण करेगा वो मारा जाएगा, जिसके पास में पैसा है अमीर अमीर रहेगा, गरीब गरीब। तो उसी सब जितने भी पूर्वाग्रह के जो समस्या है ना, उनको निवारण करके नेचुरल लॉ बना है। इसलिए उपरोक्त कहावत प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उदाहरण देती है कि फैसले में निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए कोई भी उस मामले का मूल्यांकन नहीं कर सकता जिसमें उनकी व्यक्तिगत हिस्सेदारी है। मतलब कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है या तुमने किसी के ऊपर कोई मुकदमा चला रखा है, तो तुम ये नहीं कह सकते जज साहब इसको फांसी दे दो। जज साहब कहेगा एक हथौड़ा मारूंगा सर में, ये ऑर्डर करने वाले को, अबे मैं बताऊंगा क्या करना है, तुम नहीं बताओ, खड़े रहो चुपचाप, केवल अपनी बातों को बोलो। समझ में आ गया? इसलिए एक वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष लाने के लिए यानी पूर्वाग्रह से मुक्त निर्णय के लिए दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और न्यायसंगत कार्य करने के लिए अदालत द्वारा इस कहावत का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। मतलब दोनों पक्ष की दलीलें सुनी जाएंगी, क्या क्या कंडीशन है क्या नहीं, तभी फैसला होगा। भले ही कोई पूर्वाग्रह न हो, फिर भी अन्याय को किसी भी धारणा के लिए इस कहावत का पालन किया जाना चाहिए, क्योंकि पहली नज़र में यह पक्षपातपूर्ण प्रतीत होता है और न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि किया जाना भी चाहिए। इसे समझने के लिए एक उदाहरण देखेंगे। मतलब कोई भी कंडीशन है दोस्तों, उस कंडीशन में हर में यही होना चाहिए कि जो गलत है उसी को सजा होनी चाहिए। इसलिए क्या किया जाना चाहिए, हम भाई देखो जैसे कह देते हैं ना, तूने मुझे चांटा मारा मैं तुझे मार दूंगा, ठीक है, तुझे देख लूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, उस पर जा करके एक और चांटा मारो। अब जज थोड़ी ना है, नहीं है ना जज, हम हैं, हम करेंगे जो होगा। जज साहब मैं हूं ना, तो मैं करूंगा। तुम लोगों को केवल बोलने का हक है। बताइए मुझे सबूत लेकर आइए, सर इसने ये किया है, तुम ये मत करो कि ये कर दो इसमें। बस इतना ध्यान रखो कि वो चीज बताई गई है कि कोई किसी का अगर मर्डर करता है 302 में तो उसको 7 साल से लेकर उम्र कैद की सजा, फांसी भी हो सकती है। बस इतना ध्यान रखो। अब तीनों में से क्या मुझे देना है, मुझे पता है कि मुझे 7 साल की सजा देनी है, उम्र कैद देनी है, फांसी देनी है, वो मैं करूंगा। तुम जज मत बनो भाई। समझ में आ गया? बड़े प्यार से समझ लीजिए। आगे उदाहरण जो मैंने बताया, देख किसी व्यक्ति के समक्ष एक मामला प्रस्तुत किया जाता है
जिसमें उसका व्यक्तित्व हित होता है और उसे न्यायाधीश के रूप में कार्य करने और अपने मामले का निर्धारण करने की अनुमति दी जाती है, तब व्यक्ति अपने सर्वोत्तम हित के लिए हित में ही कार्य करेगा और मामले का निर्णय पूर्व ढंग से करेगा। इस प्रकार निष्कर्ष आलोचना का विषय होगा और अनुचित होगा। इसलिए किसी भी व्यक्ति को ऐसे मामले में न्यायाधीश के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो। कहने का मतलब है, जज साहब जा रहे हैं गाड़ी लेकर के, तुम्हारी गाड़ी जज साहब से टकरा गई और तुम्हारा केस हुआ कि तुम जज साहब की गाड़ी से जो तुम्हारे हाथ पैर टूट गए, सब हो गए और जज साहब की ही गलती थी, लेकिन अब वो केस तुमने किया और वो जज साहब की कोर्ट में पहुंच गया। तुम वहां पर पहुंच गए, अपने हाथों पैरों में पट्टी लेकर, जज साहब तुमने मुझे मारा था। अब चुप चुप, जज साहब कहेगा चुप चुप, गलती तेरी नहीं थी ना मेरी थी, ठीक है। उस समय की तू उस समय आया कैसे उस समय मेरे सामने, ठीक है। कोई वो केस नहीं बनता, भागो यहाँ से। अब तुम क्या करो, अरे यार क्या ही कर सकते हैं भैया, जज है, जज ने जो कह दिया, ठीक है। हालांकि तुम्हारे पास ऑप्शन है, लेकिन वहां तो गलत हो गया ना, तो उस गलती को तो रोकने के लिए कहा गया है कि कोई भी अपने उस मामले में जज मत बनो। समझ में आ गया? अगर तुम जज की ही गलती निकालोगे जज के सामने तो भैया तुम तो मारे जाओगे, क्योंकि वो तो अपने आप में जज है ना। अब एक और केस है कि मोहम्मद यूनिस कहन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में अपील करता एक पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ गार्ड के रूप में अपने कर्तव्य से 25 मिनट तक अनुपस्थित रहने के लिए अनुशासनात्मक प्रक्रिया शुरू की गई। ध्यान रखना, एक पुलिस कांस्टेबल है, वो गार्ड के रूप में था, उसे 25 मिनट लेट हो गया। अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने उसे दोषी पाया और जब अपीलकर्ता ने आपत्ति जताई तो उनकी सजा बढ़ा दी। अपीलकर्ता ने अदालत में मुकदमा दायर किया और अदालत ने फैसला सुनाया कि अनुशासन समिति के समक्ष गवाही देने वाले व्यक्ति अपीलकर्ता को दंडित नहीं कर सकता या जांच अधिकारी के रूप में कार्य नहीं कर सकता। जो अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने इस मामले में किया, इस प्रकार निमो जुडिक्स इनकासा सुआ को शासन करना चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को ऐसे मामले का फैसला नहीं करना चाहिए जिसमें वह किसी भी तरह से शामिल रहा हो और गवाह के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को अपनी गवाही की सत्यता की पुष्टि करने की अनुमति बिल्कुल नहीं है। क्या कहा उन्होंने भैया, एक सपोज वो जज के घर पे वो गार्ड की ड्यूटी कर रहा है, जज साहब ने देखा कि वो इतने समय तक नहीं आया, उसने उसको सजा सुना दी, अब यहाँ से ड्यूटी से निकल जाओ। उसके बाद उसमें कोर्ट में लेकर गया उसके, इसको उसी के कोर्ट में लेकर गए, पहुंच गए। जज साहब, अच्छा वह तुझे समझाया था ना मैंने, नहीं माना, ले 3 साल की जगह 6 साल सजा रहेगी तेरी अब, ठीक है। उसके बाद में उसने आगे जाके अपील करी तो उसको इसका चीज़ का भुगतान करना पड़ा कि भैया कोई भी अपने आप में जज नहीं होगा। इसलिए भले ही व्यक्ति वास्तव में पक्षपाती न हो, परिस्थितियां लोगों को मन में एक यथार्थवादी आशंका पैदा कर सकती हैं कि पूर्वाग्रह निर्णय को प्रभावित करेगा, जैसा कि उपरोक्त मामले में देखा गया। हालांकि जज साहब अगर वो मामला उनके घर का ना होता, कहीं और का होता, तो जज साहब इस बात को सोचते कि हो सकता है 25 मिनट किस बात से लेट हुआ हो, क्या कंडीशन क्या नहीं। लेकिन भाई ये भी तो आशंका बिल्कुल बनी रहती है ना कि कोई भी, वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि हमेशा पानी ढलान की तरफ जाता है और घुटने हमेशा पेट की तरफ मुड़ते हैं, ठीक है। तो अपना तो बचाव हर कोई करेगा ना जब वो उस पावर पे बैठा हुआ है, इसी बात को यहाँ पर ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, 2 पॉइंट हो गए हैं हमारे। तीसरा पॉइंट है हमारा दोस्तों, ओहो, अब तीसरा जो हमारा लीगल वर्ड है वो है दोस्तों एक्टियो पर्सनलिसिस मॉरिटुर कम पर्सोना। देखिए शब्द तो ऐसा ही है, ध्यान रखना, बढ़ते हैं इस पर। देखिए कुछ सिद्धांत समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं, जिन्होंने न्याय प्रदान करने और अधिकारों की रक्षा करने के तरीकों को आकार दिया है। ध्यान रखना, मतलब कि कुछ सिद्धांत हैं जो बहुत अच्छे साबित हुए हैं और न्याय जिन्होंने बहुत अच्छे से प्रदान भी किया है, और जो अधिकारियों का मतलब यहाँ पर है जितने भी जज होते हैं, ठीक है, उनके लिए है सीधा डायरेक्ट, तो उनको भी बहुत अच्छे से उसमें हेल्प की है न्याय देने में। ऐसी ही एक कहावत है एक्टियो पर्सनलिसिस मॉरिटुर कम पर्सोना, एक लैटिन वाक्यांश जिसका अनुवाद है एक व्यक्तिगत कार्रवाई व्यक्ति के साथ मर जाती है। ध्यान रखना, एक व्यक्तिगत कार्रवाई व्यक्ति के साथ मर जाती है। एक्टिव पर्सनलिसिस मॉरिटुर कम पर्सोना, इसका अर्थ मतलब ध्यान रखना कि सर ने ये बताया था, इसमें कैसे आप याद करोगे, पर्सनलिसिस मॉरिटुर, पर्सनैलिटी का मतलब होता है व्यक्तित्व, और मॉरिटुर को ध्यान छोड़ो, मर, पर्सनैलिटी मर जाती है, मतलब कि व्यक्ति की जो लीगल पर्सनैलिटी होती है, जो उसका कोई भी, जैसे कि मैं हूं, मेरा कोई केस चल रहा है, अगर मैं मर गया तो समझ लो केस भी खत्म हो गया,
ठीक है, तो वही चीज यहां पर बताई गई है कि एक व्यक्तिगत कार्रवाई व्यक्ति के साथ मर जाती है कि अगर व्यक्ति मर गया तो उस कार्रवाई अब किसके ऊपर केस चलेगा जब कोई व्यक्ति नहीं रहेगा। इस कानूनी सिद्धांत के महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं विशेष रूप से व्यक्तिगत चोटों, मानहानि या हमले से जुड़े मामलों में। देखिए, जैसे कि किसी के कोई मानहानि हुई, ठीक है, अब वो बाहर है, उसका केस चल रहा है, 2 साल हो गई, उसके बाद में वो मर गया। अब जब वो किसी पर, अब वो मर गया तो उसको तो न्याय भी नहीं चाहिए ना, ठीक है, जो मर गया उसको न्याय लेकर क्या होगा अब। लेकिन कभी कभी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि जैसे कोई मर्डर है, अगर मर्डर है, ठीक है, मेरे किसी अपने का मर्डर हो गया, ठीक है, और वो फिर उसके मेरे किसी अपने का मर्डर हो गया, मैंने केस कर दिया जिसने उसको मारा है, उस पर केस चलता रहा। अब वो जिसके ऊपर जो केस मैंने डाला है, जो मर्डर है, अब वो मर गया, तो अब मैं केस किससे न्याय मांगूंगा, वो तो मर गया ना। इसलिए इसमें यही कहावत यहाँ पर आती है कि भैया एक्टिव पर्सनलिसिस मोरिटुड कम पर्सोना, कि व्यक्तित्व का जो भी कानूनी दायित्व है जब वो खत्म हो जाता है तो केस भी खत्म हो जाते हैं। सीधी तौर पर इतनी बात रखो। आगे है, जबकि मूल रूप से कानूनी कार्रवाई निष्पक्षता और स्पष्टता सुनिश्चित करने का इरादा था। इस सिद्धांत का अनुप्रयोग समय के साथ साथ विकसित हुआ है। आधुनिक व्याख्याएं इसके सख्त अनुप्रयोग के अपवादों को पहचान जाती हैं। हालांकि यहाँ पर इसमें बहुत सारी कमी भी है। देखो, जिसके साथ में जो हो गया वो हो गया, उसको न्याय कैसे मिलेगा अगर सामने वाला मर गया, तो एक नेचुरल पॉइंट हो गया, तो उसको कैसे देखेंगे हम यहाँ पर। देखिए, एक्टिव पर्सनलिसिस मोरिटुड कम पर्सोना का अर्थ दोबारा से यहाँ से जानते हैं। एक्टिव पर्सनलिसिस मोरिटुड कम पर्सोना एक कानूनी कहावत है जिसका अर्थ है व्यक्ति के साथ कार्रवाई का व्यक्तिगत अधिकार समाप्त हो जाता है। बिल्कुल निष्पक्ष सरल शब्दों में हम जाने, जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसके व्यक्तिगत कानूनी अधिकार और दावे भी उसके साथ मर जाते हैं, ठीक है। सभी प्रकार की कानूनी कार्रवाइयों पर लागू होता है जिसमें टॉर्टस, सिविल गलतियों और अनुबंधों में क्षति के दावे भी शामिल थे। हालांकि कानून विकसित हो गया है और अब विविध प्रावधान अधिनियम 1934 के तहत कार्रवाई के कई कारण व्यक्ति की संपत्ति के लाभ के लिए उसकी मृत्यु से बचे रहते हैं। मेन पॉइंट तो यहाँ पर यह है, देखिए, इसने कहा है कि जो कोई व्यक्ति मर गया उसके सारे विधिक जो पॉइंट्स हैं वो खत्म हो गए, तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहा। अब वो चाहे अपराधी हो या फिर ना हो, वो तो मर गया ना, अब किसको सजा देनी है जब अपराधी नहीं रहा, वो व्यक्ति ही नहीं रहा। अब लेकिन कंडीशन यहाँ पर आ रही है, व्यक्ति को मरने के बाद में क्या सभी लीगल राइट्स खत्म हो जाते हैं, तो ये नहीं, गलत है। क्योंकि अगर सपोज करो मेरा कोई मकान है और मैं मर जाता हूँ, तो भैया वो मकान तो मेरे नाम पर ही रहेगा ना, तो मेरे लीगल राइट्स तो रहेंगे ना। उसके बाद में वो मेरे बच्चों को जाता है, मेरे परिवारजनों को जाता है, वो किसको जाता है, तो लीगल राइट उसके नाम से बने रहते हैं। आगे सामान्य नियम यह भी है कि किसी व्यक्ति के कानूनी कार्यों से संबंधित सभी कर्तव्य और उपचार उसकी मृत्यु के साथ समाप्त हो जाते हैं। हालांकि कुछ अपवाद भी हैं, जैसे मानहानि, हमले और व्यक्तिगत क्षति के मामले, जहां कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार व्यक्ति की मृत्यु से बच जाता है। देखिए, एक कहावत है कि लोग चले जाते हैं, ठीक है, और एक कहावत ये भी है कि क्या साथ लेकर आए थे और क्या साथ लेकर जाओगे, ठीक है, बंद मुट्ठी से आए थे, खुली मुट्ठी लेकर के जाओगे। एक कहावत यह भी है दोस्तों कि क्या कहते हैं, जितने कर्मों का लेखा जोखा है वो सब यही है, ना कुछ साथ आता है ना कुछ साथ जाता है। अब यहाँ पर कंडीशन लीगल तौर पर ये बैठ रही है कि जब कुछ साथ में आता नहीं जाता नहीं, तो उसके बाद में सारे जो लीगल राइट्स है वो खत्म हो जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। संपत्ति जो हमारी होती है वो बच जाती है। और एक नॉर्मल भाषा में अगर दूसरी कहावत है ये भी चलें, तो हम यहाँ पर आते हैं कुछ नहीं लेकर के, लेकिन यहाँ पर दे करके, यहाँ पर छोड़ करके सब कुछ चले जाते हैं। लेकिन अब छोड़ करके क्या जा रहे हैं, पॉइंट लीगल तौर पर ये है, हम अच्छाई छोड़ करके जा रहे हैं या फिर बुराई छोड़ करके जा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब यह है कि किसी के मरने के बाद भी उसकी संपत्ति इन विशिष्ट प्रकार के दावों के लिए उसकी ओर से कानूनी कार्रवाई कर सकती है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है, उसकी संपत्ति का कोई वारिस नहीं रहता, तो लीगल तौर से जो कानून सरकार है वो उसकी मालकिन बन जाती है। आगे है एक्टिव पर्सनलिसिस मोरिटुड कम पर्सोना के सिद्धांत की व्याख्या हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन जो है ये 10 नंबर में आने वाले हैं और 3 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर में, ठीक है। 4 नंबर में कुछ, 10 नंबर में कुछ आएंगे, तो ध्यान रखना। कानूनी कहावत एक्टिव पर्सनलिसिस मोरिटुड कम पर्सोना की उत्पत्ति 1996
सॉरी 1496 के यूरोपीय अदालती मामले से हुई है, जहां एक महिला को मानहानि का दोषी पाया गया था, लेकिन हर्जाना देने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। कहावत में कहा गया है कि अपकार या अनुबंध में कार्रवाई व्यक्ति की मृत्यु पर बंद हो जाती है, चाहे वह चोट से हो या घायल पक्ष से हो। हालांकि मानहानि शुरू में कोई अपवाद नहीं थी, अब इसे कार्रवाई के एक कारण के रूप में मान्यता दी गई है, जिसे मृतक के दोषी पाए जाने पर मरणोपरांत आगे बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे साथ मानहानि हुई, तुमने उस पर मानहानि को क्षतिपूर्ति के लिए किया, अब वो तो मर गई, क्षतिपूर्ति देने से पहले तुम्हारी क्षतिपूर्ति कौन देगा? ठीक है, अब ये तो पहले था, लेकिन अब क्या है, अगर क्षतिपूर्ति किसी की देनी रह गई है तो भैया वो मर गया, उसके नाम पे जितनी भी संपत्ति है उसकी कुर्की करके उसकी जो केस है उसको बंद कर दिया जाएगा और उसकी मानहानि का जो रह गया है उसको खत्म कर दिया जाएगा। अंडरस्टैंड? ये सिद्धांत व्यक्तिगत प्रकृति के संविदात्मक कार्यों पर भी लागू होता है, जैसे किसी से शादी करने का वादा। हालांकि इसका दायरा मानहानि से उत्पन्न होने वाली कार्रवाइयों तक सीमित कर दिया गया है। अपवाद मौजूद है जो मृतक के निजी प्रतिनिधियों को उनके जीवन काल के दौरान मृतक की संपत्ति को हुए नुकसान के लिए मुकदमा करने की अनुमति देते हैं, खासकर लापरवाही या अतिचार से हुई मौतों के मामले में। यहाँ पर कंडीशन क्या आ रही है, देखो, ये देखो, एक मतलब कि एक रिश्ता तय हुआ नवयुवक और नवयुवती का। रिश्ता तय होने के बाद में रस्में होती है ना, वो क्या कहते हैं, रिंग सेरेमनी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चलो सगाई होती है। अब सोचो कि सगाई रिंग सेरेमनी हो गई और शादी होने से पहले ही लड़का मर गया। अब यहाँ पर यह साबित हुआ कि लड़की पक्ष ने रिंग सेरेमनी में और सगाई में बहुत सारा पैसा उनको दे दिया, ठीक है। तो अब उसके ऊपर वो केस करेंगे, भाई हमारे पैसे वापस दिलवाओ, तो वो कहेंगे नहीं वो तो मर गया, अब हम किससे दिलवाएं? अरे तुम दे ना। तो ये वाली कंडीशन है, समझ में आ गया होगा, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता इसको आई थिंक नहीं है। अंग्रेजी कानून में यह सिद्धांत अच्छी तरह से स्थापित है और सार्वभौमिक कानूनी सिद्धांतों के अनुरूप है। समय के साथ न्यायिक और विधायी परिवर्तनों ने इसके अनुप्रयोग को सीमित कर दिया है, विशेष रूप से अनिर्धारित क्षति के मामलों में, जहां गलत काम करने वाले की मृत्यु के बाद कार्रवाई जारी रखने के बजाय पीड़ित को मुआवजा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। कहने का मतलब है, अगर कोई व्यक्ति इस तरह से कोई केस करके मर जाता है और जो पीड़ित पक्ष है वो नहीं मरता और उसका हर्जाना नहीं होता, तो सरकार ध्यान देती है कि इनको क्या किया जाए, कुछ ना कुछ इनको दिलवा दिया जाए, चाहे मरने वाले के पास में संपत्ति उससे या कैसे भी। आगे केस कानून, गिरजा नंदिनी देवी और अन्य मामले में जो बनाम विजेंद्र नारायण चौधरी 1966 का है, अदालत ने कहावत एक्टिव पर्सनलिस मॉरिटूर कंपोर्सोना की सीमित अनुप्रयोग पर जोर दिया। इसने नष्ट किया कि यह सिद्धांत गैर विनाशकारी कार्यों के लिए एक सीमित वर्ग में लागू होता है, जैसे मानहानि, हमला, अन्य व्यक्तिगत चोटें जिनके परिणाम स्वरूप मृत्यु नहीं होती है, जहां व्यक्ति की मृत्यु के बाद दी गई राहत का आनंद लिया जा सकता है। ठीक है, निष्कर्ष पे चलते हैं। एक्टिव पर्सनलिस मॉरिटूर कंपोर्सोना एक लैटिन कानूनी कहावत है जिसका अर्थ है व्यक्तिगत कार्रवाई के साथ मर जाती है। यह सिद्धांत इंगित करता है दोस्तों कि कुछ कानूनी कार्रवाइयाँ विशेष रूप से व्यक्तिगत जो प्रकृति की होती हैं, जैसे मानहानि, हमले या व्यक्तिगत चोटों के दावे, जिनके परिणाम स्वरूप मृत्यु नहीं होती लेकिन व्यक्ति की मृत्यु पर वो समाप्त हो जाते हैं। हालांकि आधुनिक कानूनी प्रणालियों ने इस कहावत के अपवादों को मान्यता दी है, जो कुछ प्रकार की कार्रवाई है, जैसे कि संपत्ति के अधिकार या संविदात्मक दायित्वों से संबंधित, को उनकी संपत्ति या उत्तराधिकारियों के लाभ के लिए व्यक्ति की मृत्यु से बचने की अनुमति देता है। उत्तराधिकारियों की बात आ गई, यहाँ पर ध्यान रखना है, एक बड़ी सिंपल सी कहावत है, आप लोगों सभी ने सुनी होगी कि बाप का कर्ज बेटा चुकाता है। ठीक है, अगर तुम्हारा पिता है, अगर वो पिता ने कुछ कर्ज ले रखा है और उसने तुम्हारा जो भी है उसका कर्ज है तुम पर, उसके द्वारा दी गई कोई संपत्ति है या नहीं भी है, तो भी बेटे का एक फर्ज बनता है कि उसकी कर्ज को वो चुकाए। ठीक है, तो ये क्या है, ये प्योरिटी का अपवाद है इस सिद्धांत का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। आगे दोस्तों अब इनिशियो। ठीक है, अब इनिशियो है चौथा, यहां पर हमने टर्म दी है। अब इनिशियो का मतलब होता है अब आरंभ, मतलब अभी से आरंभ। वो है ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में पढ़ ले हो गई बहुरी करेगो कब। तो कबीर जी के इस दोहे का एक ही निष्कर्ष निकलता है, कौन सा, अब इनिशियो। कानूनी अध्ययन, कानूनी सिद्धांत क्या है समझते हैं। देखिए, जब कोई अदालत किसी चीज को प्रारंभिक रूप से मामला मानती है तो यह इंगित करता है कि मामले पर अदालत का निर्णय उस समय के अनुसार प्रभावी है जब प्रश्न में आचरण हुआ था, या उस समय के अनुसार प्रासंगिक परिस्थितियां थी, न कि उस समय के अनुसार कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।
इस संदर्भ में अब इनिशियो वाक्यांशों के उपयोग की आवश्यकता होती है। इस अनुबंध, कानून, विलेख आदि जैसी चीजों को आरंभ से ही शून्य घोषित किया जा सकता है, जिसका अर्थ है प्रारंभ से ही वह शून्य है। कहने का मतलब क्या है कि जब एक नॉर्मल चीज से ऐसे देखो कि एक है और दो है, ये दोनों कोई केस करते हैं और वो केस होकर के चलता है 10 साल। अब वो 10 साल का जो निर्णय आता है तो वो कहते थे कि स्टार्टिंग से जो केस चला है उसी को पूरा का पूरा निराधार किया जाता है और ये खत्म किया जाता है। ये होगी कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन क्या आ गई मैं बताता हूँ स्टार्टिंग से एक और। एक यहाँ पर पति है, यहाँ पर पत्नी है, पति पत्नी में झगड़ा हुआ, केस डला और केस डला 125 सीआरपीसी का, सीआरपीसी 125। हिंदी में हमारी भाषा में कहें इसको कहते हैं भरण पोषण का कार्य, भरण पोषण, भरण पोषण का मामला बनता है। पति पत्नी का मामला चला, ठीक है। इस केस को चलते चलते हो गए 2 साल। 2 साल में फैसला आया कि भरण पोषण पति को देना होगा, पत्नी को 10,000 रुपये 10 के मंथ। अब दोस्तों यहाँ पर जो ये कहोगे यहाँ पर ये जो 10,000 है आज से नहीं दिया जाएगा, ये शुरू से दिया जाएगा, स्टार्टिंग से, जिस दिन से उसकी पत्नी ने केस किया था। मतलब कि 2 साल पहले से और अब तक 24 महीने हो गए हैं तो 2,40,000 तो पिछले बन गए और 10,000 रुपये इस महीने से लागू होगा। तो इसको बोलते हैं अब इनिशियो, स्टार्टिंग से ही उसका जो हर्जाना है उसको देना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? चलिए, ऐसा कुछ जिसके बारे में दावा किया जाता है कि वह आरंभ से शून्य था, वह कभी अस्तित्व में नहीं था, यह आरंभ से शून्य था। अनुबंध, रियल एस्टेट और शादियों में अक्सर अमान्य इब इनिशियो वाक्यांश का उपयोग किया जाता है। कैसे? अब इनिशियो का अर्थ देखिए, यह एक लैटिन अब इनिशियो, इनिटियो नहीं है, इनिशियो है, ध्यान रखना, जिसका अर्थ है पहले कार्य से, शुरुआत से, आरंभ से। एक अनुबंध को शुरुआत से शून्य कहा जा सकता है यदि इसे कानून द्वारा कभी भी वैध नहीं माना जाता है। कई स्थितियां अब इनिशियो वाक्यांश के उपयोग को मांग करती हैं, जैसे कि देखिए ए बी, अब का मतलब होता है फ्रॉम का मतलब से, इनिशियो का मतलब होता है स्टार्ट टू ब्रिंगिंग, मतलब कि इसलिए इसका अर्थ क्या होगा, अब इनिशियो का अर्थ है शुरुआत से, मतलब कि जब से शुरुआत हुई है तभी से, ठीक है। इसका ये जो है एक फॉर्मूला। अब आरंभ, इसका ये भी है पर्यायवाची अब आरंभ। कैसे? एक पक्ष शुरू से ही अतिक्रमी हो सकता है, एक विलेख या समझौता अमान्य हो सकता है, एक विवाह अवैध हो सकता है, एक संपत्ति को अच्छी स्थिति में माना जा सकता है। सोचो कि तुम्हारी शादी एक लड़की से हुई, शादी होने के 4 साल बाद में तुम्हें पता चले कि जो लड़की जिससे शादी हुई है वो तो पहले से ही शादीशुदा थी। तुम कहो अरे यार, तुम सीधा कोर्ट में जाओ, कोर्ट कहेगा ये शादी जो 4 साल चली वो स्टार्टिंग से ही अमान्य थी, शुरू से ही शून्य थी, क्योंकि वो पहले ही किसी और के साथ शादीशुदा थी, वो तो होना ही नहीं चाहिए था। प्योर अब का जीता जागता उदाहरण दे दिया। महत्वपूर्ण मामले, केशवन माधवन मेनन बनाम बॉम्बे राज्य 1951। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि क्योंकि अपराध संविधान के पारित होने से पहले किया गया था, ध्यान रखना, संविधान के जो पारित होने से पहले ही अपराध हो गया था, इसलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(1) को स्थिति पर लागू नहीं किया जा सकता। परिणाम स्वरूप याचिकाकर्ता के खिलाफ 1949 में शुरू की गई कानूनी कार्रवाइयां अप्रभावित रहीं। अदालत ने बताया कि भले ही पिछले कानूनों को संविधान के अनुच्छेद 13(1) के तहत अमान्य घोषित किया जा सकता है, लेकिन जो लेन देन पहले ही कर चुके हैं और अंतिम रूप दिए गए हैं, साथ ही उनके तहत पहले से ही अर्जित अधिकार अप्रभावित रहेंगे। नया संविधान प्रभावी हुआ। अदालत ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 13(a) में जो कहा गया है उसके बावजूद मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले मौजूदा कानून को किसी भी तरह से स्वचालित रूप से अमान्य या अपरिवर्तनीय घोषित नहीं किया जाएगा। इसमें सीधा सीधा मामला ये था दोस्तों कि जब संविधान बना भी नहीं था उससे पहले ही एक उसका
अपने मौलिक अधिकारों का हनन के लिए एक वो किया गया था कि इसने मेरे साथ में मेरी ज़मीन छीन ली, मेरे छीन लिया, मुझे जीने नहीं दे रहे, मुझे ये नहीं करने दे रहे। उसके बाद में वो केस कई सालों तक चला। उन्होंने कहा स्टार्टिंग से ही अमान्य था, लेकिन जो भी है उसके बाद में जो हुआ वो ठीक है, लेकिन इसको अमान्य मतलब कि उस पर निर्णय यही हुआ कि भैया वो जो केस था जो पहले हुआ था वो पहले ही था। संविधान तो उसके बाद में बना है, अब संविधान के अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है, लेकिन पहले के अकॉर्डिंग नहीं। आगे है निष्कर्ष। देखिए, कानूनी शब्दावली में इसका महत्व है कि कोई कानूनी व्यवस्था शुरू से ही अमान्य है या उस क्षण से अमान्य है जब इसका अस्तित्व होना था, न केवल उस क्षण से जब इसे अमान्य घोषित किया गया था। मतलब कि कोई केस यहाँ पर हुआ जो गलत था, वो 4 साल तक चला, यहाँ पर फैसला आया कि ये गलत है, तो ये अभी गलत नहीं हुआ भैया, ये पहले से ही गलत था, ध्यान रखना, ये कहा गया है। एक व्यक्ति परिभाषा के अनुसार अतिचारी बन जाता है, मतलब कि क्रिमिनल बन जाता है, यदि वह कानूनी अनुमति से किसी और की निजी संपत्ति अचल संपत्ति पर आक्रमण करता है, लेकिन फिर भी उस अनुमति का दुरुपयोग वो करता है। तो जैसे कि अब मेरा एक प्लॉट है, उस पर किसी ने कब्जा कर लिया, वो 4 साल तक केस चला, ठीक है, कब्जा कर लिया, 4 साल तक केस चला, अब केस में जीत गया कि वो मेरा, तो मैं उस पर ये भी केस कर सकता हूँ, सर वो तो हमेशा से मेरा था, ये मेरे मकान में 4 साल से ज़बरदस्ती रहा है, उसके पैसे दिलवाइए, तो मुझे पैसे भी दिया जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग से ही जो मैं तो सही था वो गलत था। ऐसे ही मानहानि के मामलों में होता है। आगे है दोस्तों स्पेशल क्वेश्चन, वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, इसका क्या है? वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया का सिद्धांत टॉर्ट कानून में एक मौलिक सिद्धांत है। टॉर्ट, ध्यान रखना, मानहानि, टॉर्ट मतलब मानहानि के कानून में, जो उन स्थितियों में लागू होता है जहां कोई व्यक्ति स्वेच्छा से खुद को किसी ज्ञात खतरे या नुकसान के लिए उजागर करता है। इस अवधारणा पर आधारित है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी गतिविधि से जुड़ा जोखिम लेता है तो वह बाद में उस गतिविधि के परिणाम स्वरूप होने वाली किसी भी चोट या क्षति के लिए मुआवजे का दावा नहीं कर सकता। कैसे? नॉन फिट इंजूरिया का मतलब होता है अगर जानबूझ करके तुम जोखिम लेते हो और उसके बाद में तुम्हारा कोई नुकसान होता है तो तुम उसके लिए किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। समझ में आ गया? देखिए क्या था कि जब हम छोटे थे बचपन में, तो हमारा जो स्कूल हुआ करता था वो गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर हुआ करता था, और उस रोड पे चलते थे, ठीक है, जो रोड था उस रोड पे चलते थे टेम्पो, पहले टेम्पो होते थे, ठीक है, जुगाड़ वाले टेम्पो होते थे। अब वो टेम्पो वहाँ पर आकर के रुकते थे तो पैसे तो हम देते नहीं थे, हम उस टेम्पो में लटक जाया करते थे, कभी इधर लटक जाया करते थे, इधर लटक जाया करते थे। और जो वो है ड्राइवर, वो समझाता था, अबे गिर जाओगे भैया, छोड़ दो, मरोगे तो, अगर गिर जाओगे लग जाएगी, मेरे जिम्मे पड़ोगे। तो हम कहते थे ना ना ना, गिर गए मर गए, जो हमारा वो है हमें पता है, हम लटक के जा रहे नहीं। एक बार कंडीशन क्या हुई कि मैं उतरते समय, ठीक है, बच्चा था, इतना वो नहीं था, मुझे पता नहीं था, उतरते समय मैं गिर गया, और गिर करके मेरी जो बाजू थी वो टायर के साइड से घिसटती हुई चली गई। और फिर यही हुआ, अब वहाँ पर मतलब गांव के पास ही था, वो सब लोग हो गए, तूने इसको ये कर दिया, वो बच्चा है वो कर दिया। अब वो कहने लगे कि इसकी चोट हो गई, ये हो गई, इसके मम्मी पापा वो लड़ेंगे, ये होगा वो होगा। उसने कहा मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ऑटो ड्राइवर ने कहा मेरी कोई नहीं है। मैंने कहा था इससे कि बैठ, अगर ये मैं अपनी जिम्मेदारी तभी तो लेता जब बैठाता मैं इसको, या फिर जहाँ भी रखता तब। ये तो अपने आप जानबूझ कर लटके हैं, इन्हें पता था एक के लटकने पर, सबको ने बताया गया है कि लटकने पर कोई भी गिर सकता है, कभी भी हो सकती है, तो इसका जिम्मेदारी मैं नहीं दूंगा। तो उसका मतलब यही है सीधा सीधा इसका वॉलेंटी नॉट फिट इंजूरिया, कि भैया कि अगर हम स्विमिंग पूल में बिना किसी प्रोटेक्शन के कूदते हैं तो डूब सकते हैं, अगर जहाज से हम बिना किसी जो वो होता है क्या पैरासूट उसके कूदते हैं तो मरेंगे ही मरेंगे, ठीक है। तो मतलब कि जब हमें पता है कि इस चीज़ में हम करेंगे, फिर भी जानबूझकर अगर हम ऐसी हरकतें करेंगे तो फिर वहाँ पर वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया लगेगा, तो हमें कोई भी मुआवजा कुछ नहीं मिलेगा। अब ये तो मैंने अपनी भाषा में समझाए थे, दोबारा से समझ लेते हैं। वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया एक लैटिन कानूनी शब्द है जिसका अर्थ है इच्छुक व्यक्ति को कोई चोट नहीं पहुंचाई जाती। भारत में टॉर्टस कानून के संदर्भ में वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया के सिद्धांत का अर्थ है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा अपनी मर्जी से किसी विशेष गतिविधि से जुड़े जोखिम को स्वीकार करने के लिए सहमत होता है तो बाद में उस गतिविधि के परिणाम स्वरूप होने वाले किसी भी नुकसान या चोट के लिए मुआवजे का दावा नहीं कर सकता। वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया टॉर्ट्स के कानून में सामान्य बचावों में से एक है। मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूं, अगर हेलमेट ना पहन के जाऊं तो ये कोई भी अगर बॉलर है वो बॉल आती है और मेरे मुंह पे लग जाती है, मेरा जबड़ा टूट जाता, मेरी आंख फूट जाए, मुंह फूट जाए, तो मैं उससे ये नहीं कहूँगा पैसे दे,
वो कहेगा मैं हेलमेट पहन के आना चाहिए था, मंत्री बन गए तब तो। समझ में आ गया। चलिए उदाहरण के लिए यदि कोई भी व्यक्ति स्काई ड्राइविंग या बंजी जंपिंग करते जैसे खतरनाक खेल में भाग लेता है और वे इसमें शामिल जोखिमों को स्वीकार करते हुए छूट पर हस्ताक्षर करते हैं तो गतिविधि के दौरान घायल होने पर भी नुकसान के लिए मुकदमा नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने स्वेच्छा से जोखिम उठाया और मुआवजा मांगने का अपना अधिकार छोड़ दिया है। ऐसा ही जब अस्पतालों में कोई तुम्हारा मरीज होता है और वो जाता है, उसकी सीरियस कंडीशन होती है, तो डॉक्टर साहब पहले फॉर्म लेकर के आ जाते हैं, लो भैया साइन कर दो कि कुछ भी हो गया तो हम उसके जिम्मेदार नहीं हैं, तभी हम इसका इलाज करेंगे। होता है, आपने देखा होगा। यही है नॉन फिट इंजूरिया। जोखिम की स्वेच्छा स्वीकृति होनी चाहिए। देखिए इसकी अनिवार्यता कहाँ है, इम्पोर्टेंसी क्या है कि जोखिम की स्वैच्छिक स्वीकृति होनी चाहिए। कैसे? इसका मतलब यह है कि व्यक्ति को गतिविधि से जुड़े जोखिम का ज्ञान होना चाहिए, उसने स्वेच्छा से उस जोखिम को स्वीकार किया होगा। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति रॉक क्लाइंबिंग मतलब कि पहाड़ पर चढ़ता है, स्कूबा डाइविंग जैसे खतरनाक खेल में भाग लेता है तो यह माना जा सकता है कि उसने गतिविधियों से जुड़े जोखिम को स्वीकार कर लिया है। ठीक है, जैसे कि शेरपा तेंजिंग थी, वो इतनी ऊंची चढ़ाई करके चढ़ी गई थी, तो वो अगर उसमें बीच में मर जाती तो उसमें किसी का कोई वो नहीं रहता। चलिए, जोखिम की स्वीकृति की सूचना अवश्य दी जानी चाहिए। देखिए जब भी इसमें, चलो पढ़ के ही समझा देते हैं। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति को गतिविधि में शामिल जोखिमों की प्रकृति सीमा के बारे में पूरी तरह से अवगत होना चाहिए। यह प्रकटीकरण चेतावनी या छूट के माध्यम से दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जो किसी गतिविधि से जुड़े जोखिमों को स्वीकार करते हुए छूट पर हस्ताक्षर करता है, उनसे जोखिमों के लिए सूचित सहमति दी जानी चाहिए। मतलब कि अगर किसी से आप सिग्नेचर करवा रहे हो कि भैया, डॉक्टर कहेंगे भैया इलाज हम कर रहे हैं, देखो इनका ये बच भी सकते हैं, नहीं बच सकते, ठीक है, तो पहले ही सूचना दी जानी चाहिए। आगे व्यक्ति की सहमति देने की क्षमता होनी चाहिए। यहाँ पर क्षमता का मतलब है कि वो स्वीकृति अपनी मर्जी से दे रहा है, दबाव में दे रहा है। इसका मतलब यह है कि व्यक्ति स्वस्थ दिमाग का होना चाहिए, जोखिम स्वीकार करने के लिए सोच समझ निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए। उदाहरण के लिए नशीली दवाओं या शराब के प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति के पास किसी गतिविधि से जुड़े जोखिमों के बारे में सूचित सहमति देने की क्षमता नहीं हो सकती। कहने का मतलब है कि इसलिए तो कहते हैं भैया कि जो भी है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, मतलब कि शराब पी करके कभी भी, नशीली दवाओं का सेवन करके नशे में होकर के कभी भी ड्राइव मत करो, वरना तुम मारे जाओगे। ठीक है, पागल नहीं हो, समझदार हो। अब इसमें क्या है कि उन्हें पता है हम शराब पी रहे हैं, हम गाड़ी चलाएंगे, मर भी सकते हैं, फिर भी वो पी करके चलाते हैं, तो इसमें सरकार क्या करे? जोखिम की स्वीकृति स्वैच्छिक होनी चाहिए। देखिए इसका मतलब यह है कि व्यक्ति को किस गतिविधि में भाग लेने के लिए मजबूर या मजबूर नहीं किया गया होगा। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी खतरनाक गतिविधि में भाग लेने के लिए मजबूर किया जाता है तो यह नहीं कहा जा सकता कि उसने उस गतिविधि से जुड़े जोखिम को स्वीकार कर लिया। मतलब कि जैसे आपने देखा होगा, मूवियों में, ठीक है, पुरानी मूवियों में ऐसा होता था कि एक हीरो होता था, ठीक है, अब वो जल्दी पैसा कमाने के लिए WWF के रिंग में चला जाता था, वहाँ फाइट करता था कि और जीतने पर इतना इनाम है, अगर जीत गया तो इतना इनाम होगा। अरे वो मतलब कि उसको मजबूरी थोड़ी ना कहेंगे, और कह भी सकते हैं कि कभी कभी हीरो मजबूर करता है वो, ये कंडीशन आप समझ सकते हैं, आपने देखी होगी, समझाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, मतलब कि कोई आपसे पैसे ले, मतलब कि आपको, मैंने जैसे कि मैं हूं, मैंने आपको कर्जा दिया 10,000 का और मैंने तुमसे कहा 10 दिन में कर्जा दे देना। अब 10 दिन में तुमने कर्जा मुझे नहीं दिया, अब मैं तुमसे कहूंगा चल बेटा तो ठीक है चोरी कर, और मैं बताऊंगा कहाँ चोरी करनी है, मैं तुझे वहां से चोरी करके ला के दे, और नहीं देगा तो मैं तुझे मार दूंगा। अब तुम मजबूरी में वहां पर चोरी कर रहे हो, तुम्हें पता है पकड़ा गया तो मार जाऊंगा, लेकिन फिर भी चोरी कर रहे हो, लेकिन किसके दबाव? मेरे में। तो वहां पर तुम जो हो, तुम तो ठीक है, लेकिन मैं वहां पर दोषी हूं। आगे है कानून, जोखिम कानूनी जोखिम होना चाहिए। कोई भी जोखिम वो कानूनी होना चाहिए। कैसे कि इसका मतलब यह है कि जोखिम ऐसा होना चाहिए जिसे कानून द्वारा स्वीकृत माना जाए। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जो स्वेच्छा से मुक्केबाजी में मैच में भाग लेता है, वह बाद में मैच के दौरान लगी किसी भी चोट के लिए मुआवजे का दावा नहीं कर सकता, क्योंकि मुक्केबाजी एक कानून के रूप में मान्यता प्राप्त खेल है। ठीक है, आगे जोखिम प्राप्त लाभ के अनुपात में होना चाहिए। कैसे? इसका मतलब यह है कि गतिविधि से प्राप्त लाभ इसमें शामिल जोखिम के अधिक होने चाहिए। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति किसी खेल में भाग लेने से चोट लगने से जोखिम उठाता है, लेकिन प्राप्त लाभ व्यक्तिगत संतुष्टि या आनंद है, तो जोखिम को लाभ से असंगत माना जाएगा। कहने का मतलब है कोई व्यक्ति है, ठीक है, और उसको पिटने में मजा आता है, वो पिट रहा है, और पिटते पिटते उसको खून निकल गई, लेकिन वो आनंद ले रहा है, हाँ भैया मुझे तो पिटने मजा आता है, या फिर उस पिटने के वो पैसे ले रहा है, तो वो उसका क्लेम नहीं कर सकता। ये है वॉलंटरी नॉन फिट
इंजुरिया। तो आई होप दोस्तों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये पहला पार्ट है, अभी नेक्स्ट पार्ट लेकर के आएंगे हम थोड़ी देर बाद में, ठीक है। तब तक के लिए हम चाहेंगे विदा। आपका बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है, जल्दी से लाइक एंड शेयर करते रहो। और स्पेशली अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो जल्दी से हमारे चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद में ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने का ऑप्शन ये है कि वहां पर जब ज्वाइन करोगे तो आपको 159 रुपये का हमारा सब्सक्रिप्शन लेना होगा, एक ही सब्सक्रिप्शन लेना होगा। उसके बाद से जितनी भी पीडीएफ हमारी है स्पेशल, आप हमारे सब्सक्राइबर बन जाएंगे और स्पेशल हेल्प भी आपको मिलेंगी और पीडीएफ भी आपको मिलेंगी, ठीक है। तो जय हिंद, मिलते हैं।